झारखंड स्पेशल के इस सीरीज में हम लोगों ने शुरू करा था राष्ट्रीय आंदोलन को। राष्ट्रीय आंदोलन को कवर कर रहे थे, जिसमें पिछले दिनों हमने पढ़ा था असहयोग आंदोलन को। आज हम लोग इस वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ेंगे। हमारा यह जो राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा है, उसमें हम लोग हमेशा प्रयास किए कि झारखंड के संदर्भ में ही पढ़ा जाए। मुख्य बातें झारखंड से जुड़े कह सकते कि झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ के लोगों ने कैसे भाग लिया, वो हमारा एक दायरा रहा। लेकिन फिर भी कुछ हद तक वैसे पॉइंट जो ज़रूरी होते हैं हम लोगों को समझने के लिए वो लिंक को भी ध्यान में रखा गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आज हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को 2 चरणों में पढ़ा जाता है, 2 चरणों में देखा जाता है। प्रथम चरण जो कि 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा से शुरू हुआ और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के पैक्ट से खत्म हुआ। 12 मार्च 1931 को गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम, ये साबरमती जो आश्रम है ये अहमदाबाद में नवसारी के पास है साबरमती आश्रम। तो यहाँ से उन्होंने 78 अपने सहयोगियों के साथ, कितने 78 सहयोगियों के साथ उन्होंने 24 दिन तक चलते हुए दांडी पहुंचे। दांडी कहाँ है? दांडी भी गुजरात में ही है। कितना किलोमीटर दूर? तो साबरमती से 390 किलोमीटर दूर दांडी है। साबरमती से चलकर 390 किलोमीटर दूर दांडी पहुंचे। 12 मार्च 1930 को शुरू करे थे और वो जाकर 5 अप्रैल, ठीक है, डेट याद रखना है, 5 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचे। साबरमती से कब शुरू करा उन्होंने? 12 मार्च को शुरू करा उन्होंने और साबरमती से दांडी पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक जो है बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नमक बनाना उस समय गैर कानूनी था, मतलब नमक सभी लोग आम जनता नहीं बना सकते। एक तरह से कानून का तोड़ने का ये आंदोलन था, उसको भी जानेंगे। तो नमक तोड़कर उन्होंने ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी शुरुआत करी। तो ये प्रथम चरण का जो आंदोलन की शुरुआत हुआ, उसके बाद यह आंदोलन चलता रहा और यह आंदोलन होने की वजह से देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुए, बहुत सारे लोगों ने भाग लिया और आंदोलन को दबाने के लिए, आंदोलन को कम करने के लिए अंग्रेजों ने जो उनके नेता थे उनसे बातचीत शुरू करी। बातचीत के दौरान गांधी जी और भी जो कांग्रेस है उनसे बात किया गया और हल निकालने के लिए कहा गया। उससे पहले की कुछ बातें हैं लेकिन हल नहीं निकला। अंग्रेजों के द्वारा हल निकालने के लिए पुनः लंदन में बुलाया गया। लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए। एक गोलमेज सम्मेलन हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। मुख्यतः कहा जाए तो गोलमेज सम्मेलन एक ही था। सम्मेलन तभी सफल होता, दूसरा तीसरा होता जब सफल होता था। तो कोई भी गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं हुआ तो एक ही गोलमेज का 3 प्रयास थे, लेकिन फिर भी हम लोग इसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय के रूप में पढ़ते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ वो 1930 नवंबर डेट में यहाँ बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से याद रखना। नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 के बीच में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस से किसी ने भाग नहीं लिया। भारत के कुछ राज्यों के जो प्रोविंशियल जो लोग थे, वहाँ के नेता, वहाँ ने भाग लिया, लेकिन कांग्रेस से कोई भाग नहीं लिया। तो चूंकि ये आंदोलन कांग्रेसियों के द्वारा था और नेतृत्व कांग्रेसियों के हाथ में था, तो जब तक कांग्रेस भाग ना ले आंदोलन में तो कोई जो सम्मेलन है तो सम्मेलन का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसीलिए पहला सम्मेलन जो था गोलमेज सम्मेलन वो बेकार हो गया और जो आंदोलन चल रहा था, जो सम्मेलन था, उसका कारण भी था कि आंदोलन को समाप्ति कराना, देश भर में जो आंदोलन चल रहे थे। उसके बाद जो गांधी जी
और जो कांग्रेस है उनको मनवाने के लिए तरह तरह के लोग जो थे, नेता थे, उनको पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया, अत्याचार प्रताड़न होने लगा। तब जाकर गांधी जी के सामने इरविन ने ये प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस को सम्मेलन में भाग लेना होगा, तब जाकर हम जो यहाँ के जो नेता है उनको छोड़ेंगे। वही जो समझौता जो हुआ वही गांधी इरविन पैक्ट कहलाया, जो कि गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था वो 5 मार्च को हुआ था। ये डेट जो है, जो समाप्ति का डेट है सविनय अवज्ञा का पहला जो फेज था उसका, तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में, लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ। समझौते में ये देखा मतलब बातें रखी गई कि अंग्रेज की तरफ से जो नेता है उनको छोड़ा जाएगा और गांधी जी जो है वह आंदोलन को वापस लेंगे और जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें भाग लेने के लिए चाहेंगे। तो ऐसा हुआ, गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया 5 मार्च 1931 को ही, और आंदोलन बंद हो गया। आंदोलन बंद होने के बाद गांधी जी गोलमेज सम्मेलन, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, उसमें पहुंचे। तो गोलमेज सम्मेलन दूसरा कब हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, सितंबर 1931 से लेकर आपका जो है दिसंबर 1931 के बीच में ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें कांग्रेस की तरफ से, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था। तो इसमें कुछ बातें थी जो गांधी जी को पसंद नहीं आया, या गांधी जी या फिर कांग्रेस जो बातें रखती थी वो बातें इसमें शामिल नहीं किया गया सम्मेलन में। तो गांधी जी ने ये आंदोलन, जो सम्मेलन था, उनके बीच से ही चले आए वापस, और वापस आके ये बात बताएं कि जो बातों को रखकर आंदोलन गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में हमारे लायक कोई बात नहीं डिस्कस किया गया और हमारे फायदे का यह सम्मेलन नहीं हुआ। इसीलिए वापस गांधी जी आकर पुनः 3 मार्च 1932 को वो जो है फिर से यह आंदोलन की शुरुआत करते हैं, और यह आंदोलन दोबारा चलता है, और फिर कुछ घटना हो जाता है, हिंसात्मक घटना हो जाती है, क्योंकि गांधी जी का हमेशा रुख रहा है कि वो अहिंसा के पक्ष पर ही चलकर जो इस आंदोलन को आगे बढ़ाते थे और लड़ाई लड़ते थे। तो जब अहिंसा होता था, ऐसे असहयोग आंदोलन की बात करें, चौरी चौरा कांड की वजह से आंदोलन वापस लिया गया। इसी प्रकार से गांधी जी जो दूसरा चरण चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, उसमें जो 34 के आसपास जो है अंग्रेजों के द्वारा बहुत ज़्यादा हिंसात्मक रुख अपनाया गया, और गांधी जी को ये हिंसात्मक जो रुख था वो पसंद नहीं आया। यहाँ जो आंदोलनकारी थे उन्होंने भी हिंसा करना शुरू कर दिया, तो गांधी जी ने ये अपना जो आंदोलन था इसको वापस ले लिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर। चलिए थोड़ा सा जो प्रत्येक फेज है उसको थोड़ा सा और बारीकी से जानेंगे, और फिर झारखंड के संदर्भ में, झारखंड से जुड़े हुए झारखंड के लोगों ने कैसे ये आंदोलन को लड़ा वो भी जानते हैं। तो चलिए पहला फेज जो था उसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसा कि पहले बताया गया उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पहला फेज को समझने के लिए। बात यह था कि दिसंबर 1928 को कांग्रेस में कलकत्ता का जो वार्षिक अधिवेशन होता है, बेसिकली जो अधिवेशन जो होता था वो ज़्यादातर दिसंबर में ही होता था, दिसंबर में ही के महीने में ही होता था। दिसंबर 1928 को कलकत्ता में जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो हुआ, और उसमें जो है ना ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि अगले वर्ष तक 1 साल के अंतर्गत जो हमारा जो नेहरू रिपोर्ट बनाया गया है, नेहरू रिपोर्ट, उसको मान लो, नहीं तो फिर हम आंदोलन करेंगे। ये कलकत्ता के जो 1928 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें यह बात रखा गया। अब थोड़ा जान लेते हैं नेहरू रिपोर्ट क्या था। नेहरू रिपोर्ट जो था उसमें कांग्रेस के जितने भी नेता थे, मोतीलाल नेहरू और भी बड़े बड़े जो नेता थे, उन लोगों ने मिलकर एक लिस्ट बनाया था, कि मांगों की लिस्ट बनाया था, मांगों की सूची बनाया था कि अंग्रेजों से ये हमारी मांगे होगी। जैसे कि उसमें जो भारत को डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा,
फिर संघवादी संरचना सरकार में लागू करना, जो मौलिक अधिकार हैं उनको अपनाना, और भी भाषा के आधार पे राज्य गठन, इस तरह की जो मुख्य चीज़ें थी, जो काम की थी, वो सब रिपोर्ट्स नेहरू रिपोर्ट में शामिल किया गया था। और अंग्रेजों से अल्टीमेटम दिया गया था कि आपको ये रिपोर्ट को मानना है, नहीं तो फिर हम आंदोलन करेंगे। अंग्रेजों ने 1 साल तक कुछ नहीं किया। 1 साल समाप्त होने के बाद जो अल्टीमेटम खत्म हुआ, उसके बाद फिर दिसंबर 1929 में फिर से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कहाँ पर? लाहौर में। याद रखना, अभी जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लाहौर के अधिवेशन में 1929 में लाहौर का जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रस्ताव था पारित कर दिया गया। तो प्रश्न बनता है कि किस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? तो लाहौर के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ था। तो अगर कांग्रेस के नेता कोई भी अगर आंदोलन वगैरह करते थे, कोई भी चीज करते थे, तो जो अधिवेशन होता था, सभा मीटिंग करके, बैठक करके अधिवेशन में जो प्रस्ताव है पारित करने के बाद किया करते थे कोई भी काम। तो लाहौर के अधिवेशन में सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था उसका प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। यही प्रश्न पूछा जाता है कि लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और साथ साथ इस अधिवेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें भी रखी गई। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी? उस अधिवेशन में यह भी रखा गया कि 26 जनवरी 1930 जो होगा, अगला वर्ष जो होगा, वो दिवस जो हम लोग का स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे, और आज से जो हम लोग को खुद को पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव के रूप में मान लिया गया। मतलब हम लोग को पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाएगी, 26 जनवरी को हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये सब जो प्रस्ताव था लाहौर के अधिवेशन में पारित हुआ। इससे जुड़ी एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, जैसे कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जो हम लोग जो है उसमें अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। फिर जाके आपका 26 जनवरी को हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो कहा जाता है गणतंत्र दिवस में हम लोगों का संविधान लागू हुआ था, लेकिन संविधान तो हमारा उससे पहले बन गया, 26 नवंबर को ही बन गया था। तो फिर इतना देर का इंतजार क्यों हुआ था? 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों? तो कारण यही था कि जो लाहौर के अधिवेशन थे 1929 में, उसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई थी, और स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद कहा गया था 26 जनवरी को। तो इसी जो दिवस है, दिन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, याद करने के लिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट बात। अब लाहौर के अधिवेशन से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया, प्रस्ताव में यह मुख्य बातें रखी गई। और आंदोलन का कार्यक्रम क्या था बनाया गया? कार्यक्रम बनाया गया कि हम लोग जो है नमक बनाएंगे, क्योंकि उस समय नमक बाहर के लोग, आम जनता नहीं बना सकती थी। तो नमक बनाएंगे। महिलाओं द्वारा जो शराब है, विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना दिया जाएगा। जो अस्पृश्यता है उसका त्याग करना होगा। सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करेंगे। तो ये सब आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम थे, और इस कार्यक्रम में बहुत सारे महिलाओं ने भाग लिया। इस जो आंदोलन का नाम है वो पड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब जो नागरिक जो कानून है, नागरिक कानून, उनको हम लोग नहीं मानेंगे, अवज्ञा करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, कानून का अवज्ञा करेंगे। तो ये आंदोलन का मुख्य बात थी। तो जब आंदोलन की शुरुआत हो गई, अधिवेशन में प्रस्ताव पारित होने के बाद, उसके बाद जो है, जब प्रस्ताव पारित होने के बाद, उससे पहले गांधी जी ने डांडी मार्च किया। डांडी मार्च से एक तरह से पूर्ण रूप से आंदोलन की शुरुआत हो गई। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई। देखिए, जैसे 26 जनवरी 1930 को झारखंड में भी स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया, जो लाहौर अधिवेशन में जो बात रखी गई थी उसके अनुरूप, और उत्साहपूर्ण से मनाया गया। इस सब कार्यक्रम में आदिवासियों ने बहुत भारी संख्या में भाग लिया। रांची के जो तरुण संघ थे, इन्होंने ये सारे जो आयोजन थे 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस का आयोजन सफलतापूर्वक बढ़िया से करा। उसके बाद हजारीबाग में भी कृष्ण बल्लभ सहाय, लाठीचार्ज हो रहा था, उसके बीच भी कचहरी में उन्होंने झंडा फहराया। लाठीचार्ज हो रहा, फिर भी लाठीचार्ज के बावजूद भी हजारीबाग में कृष्ण बल्लभ सहाय के द्वारा झंडा फहराया गया। उसके बाद जो 12 मार्च है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा, जैसे कि बताया गया, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक के लिए यात्रा किया गया, जिसमें 24 दिन तक लोग चले।
390 किलोमीटर की यात्रा की गई और 78 सहयोगियों के साथ वो पहुंचे डांडी, और वहाँ पर उन्होंने नमक जो है उसको बनाकर समुद्र डांडी जो समुद्र के तट के किनारे था वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया और एक तरह से आंदोलन का रूप जो है आगे बढ़ा। उसका ये आंदोलन चलता रहा, बहुत सारे लोग आंदोलन में भाग लिए, काफ़ी दूर तक आंदोलन गया। आंदोलन को शांत करने के लिए जैसा बताया गया कि जो अंग्रेज थे वो कांग्रेस नेता को बात करते, लेकिन कुछ नहीं बनता बात। तो अंतिम में जब पहला गोलमेज सम्मेलन में कोई भाग नहीं लिया कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेसियों के सामने जो अंग्रेज थे उन्होंने प्रस्ताव रखा कि भाग लो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसके बाद अंग्रेजों ने तुरंत पकड़ के सारे जो नेता थे उनको जेल में बंद करना शुरू कर दिया। आंदोलन तिथिल पड़ता गया और गांधी जी को भी चिंता होने लगी। तब जाके इरविन ने गांधी जी को के सामने प्रस्ताव रखा कि जो आंदोलनकारी है उनको हम रिहा करेंगे, एक शर्त पे कि आपको जो है वो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें भाग लेना है। तो यही समझौता जो हुआ था गांधी और इरविन के बीच में भाग लेने के लिए और जो आंदोलनकारी है उनको रिहा करने के लिए, छोड़ने के लिए बंदियों को। तो इसी समझौते को कहा गया गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। और इसी के बाद से जो प्रथम फेज था सविनय अवज्ञा आंदोलन का वो वापस हो गया। दूसरा फेज क्या हुआ, जैसा कि बताया गया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कोई लोग भाग नहीं लिए थे, कोई कांग्रेसी नेता नहीं गए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन गांधी जी पहुंचे थे, लेकिन जो बातें थी गांधी जी की वो उसमें नहीं रखे गए थे, इसलिए गांधी जी ने बीच सम्मेलन से ही मतलब आ गए, भारत आ गए। और एक तरह से गोलमेज सम्मेलन भी जो है असफल रहा। और गांधी जी वापस आकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी वापस आकर फिर से सम्मेलन को शुरुआत किया गया और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और यह आंदोलन जो है मई 1934 तक चला। मई 1934 में जो हिंसा का रूप लेने की वजह से गांधी जी ने पटना से ये पटना में अधिवेशन करके उन्होंने ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसके दूसरे चरण को वापस लिया। ये तो था अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसका कुछ मुख्य बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड में पहला जो फेज था सविनय अवज्ञा आंदोलन का चरण जो था उसका क्या रूप था, कैसे लोगों ने भाग लिया। तो झारखंड में भी 26 जनवरी 1930 को जैसे बाकी देश की तरह में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उत्साहपूर्वक जगह जगह पे। रांची में स्थानीय कमेटी के जो अध्यक्ष थे, स्थानीय कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष थे, इनका नाम था पीसी मित्र, उन्होंने भी उनके नेतृत्व में जगह जगह पे झंडा फहराया और पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया 26 जनवरी 1930 को। उसके बाद 12 मार्च को जैसे ही 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई गांधी जी के द्वारा डांडी मार्च के रूप में। और रांची में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो महत्वपूर्ण केंद्र माना गया, जहां पर तरुण संघ ने भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर भूमिका ली और आंदोलन को सफल बनाया गया। फिर 8 अप्रैल 1930 को नागरमल मोदी की अध्यक्षता में एक सभा बुलाया गया चूटिया में। याद रखना, ये सब जगहों के नाम और लोगों के नाम याद रखना है, प्रश्न बनते हैं सभी से कि 8 अप्रैल 1930 को नागरमल मोदी की अध्यक्षता में सभा कहाँ बुलाई गई, चूटिया में। किसने अध्यक्षता की थी? नागरमल मोदी की अध्यक्षता में। और इसमें बहुत सारे लोग जैसे पीसी मित्र हो गए, देवकी नंदन हो गया, आनंद लाहिड़ी, क्षितिज चंद्र बोस, अतुल चंद्र घोष, ये सब नेता ने भाषण दिए। झारखंड के लोगों ने भी अपने जगह पर नमक बनाकर जो नमक कानून था उसको भंग करें और भंग करके आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए। देखा जाता है कि 13 अप्रैल 1930 को लगभग 200 लोगों ने झारखंड के अलग अलग 50 स्थानों पे, ये सब जो लाइन है इंपॉर्टेंट लाइन है, कितने 13 अप्रैल 1930 को लगभग 200 लोगों ने झारखंड के 50 स्थानों पर नमक बनाया और आंदोलन में भाग लिए। आगे जाकर 4 मई 1930 को मांडर जगह वहां के जो महादेवी स्वर्णकार थे उन्होंने गिरफ्तारी दी। आंदोलन में जो गिरफ्तारी चल रहा था उसमें से उन्होंने, क्योंकि जब सविनय अवज्ञा हो रहा था, मतलब कानून को अगर हम लोग तोड़ रहे हैं तो कानून तोड़ने की वजह से आपको
दंड तो मिलेगा, तो वही गिरफ्तारी दिया उन्होंने मांडर के महादेव स्वर्णकार के द्वारा। उसके बाद 12 मई 1930 को पीसी मित्रा, नागरमल मोदी जो ऊपर मेंशन किया गया, और फिर नंदन लाल, ये भी गिरफ्तार कर लिए गए। आगे जाकर 31 मई 1930 को रविंद्र चंद्र एवं रामधानी दुबे, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, और साथ साथ बाद में जो है जुलिस हुआ या फिर सभा पर भी प्रतिबंध लगाए गए। आगे जाकर 20 जून 1930 को जामा मस्जिद में जो नमाजी थे, उनके जो पटना के सैयद अली अहमद रिजवी थे, उन्होंने संबोधित किया। पटना जो जामा मस्जिद था, जामा मस्जिद में एक पटना के कौन व्यक्ति थे, सैयद अली अहमद रिजवी, उन्होंने संबोधित करा। और उसके बाद जुलाई 1930 को कुछ लोग और बंदी बनाए गए। सितंबर 1930 में रांची में स्वदेशी सप्ताह मनाया गया। प्रश्न बनते हैं कि रांची में स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया? सितंबर 1930 में मनाया गया। फिर 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस के रूप में मनाया गया। इस तरह से जो झारखंड में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम फेज था, इस तरह से चला। अब द्वितीय फेज की बात करते हैं, सेकंड फेज की बात करते हैं झारखंड में। तो सेकंड फेज का शुरुआत जो है 3 मार्च 1931 से जो शुरू हुआ था, सेकंड द्वितीय चरण सविनय अवज्ञा आंदोलन का, उसमें से रांची के जो तरुण संघ थे, उस दौरान सेकंड फेज के दौरान रांची के तरुण जो संघ थे, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया ब्रिटिशों के द्वारा। 23 जुलाई 1932 को ताना भगत जो थे, ये सम्राट थे। ताना भगत पे हमारा एक वीडियो भी है, आपको आई बटन में डाल दूंगा लिस्ट, वहां पर आप ताना भगत के बारे में देख लें। तो ताना भगतों ने झंडा के साथ जो कचहरी परिसर में घुस गए और उन्होंने भी वहां पर आंदोलन करा। उसके बाद 27 जुलाई 1932 को ये द्वितीय चरण चल रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। उसमें नागरमल मोदी, ख्वाजा नसरुद्दीन व बुल्लू साहू को भी जेल भेजा गया। फिर जानकी साहू की जो माता थी, उनको भी 1 साल की सजा हुई। फिर जानकी साहू के जो भाई थे जुगल किशोर, उनको भी 6 महीने का एकदम कठोर कारावास दिया गया। उसका कृष्ण बल्लभ सहाय ने भी हजारीबाग के निकट एक जगह पर वहाँ पर नमक बनाकर कानून को तोड़ा और उनको 1 साल का सजा हुआ। इसी प्रकार से मथुरा प्रसाद, सीताराम दुबे, राधा गोविंद प्रसाद, चक्र सिंह, सरस्वती देवी, मीरा देवी, ये सब नेताओं ने हजारीबाग क्षेत्र में नमक सत्याग्रह में योगदान दिया, नमक बनाकर जो नमक कानून उसको तोड़कर। उसके बाद कृष्ण बल्लभ सहाय, राम नारायण सिंह, राधा गोविंद प्रसाद, इनको हजारीबाग की ओर से प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य चुना गया था। किनको चुना गया था? प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य कृष्ण बल्लभ सहाय, राम नारायण सिंह और राधा गोविंद प्रसाद को। आगे जाकर 11 अक्टूबर 1932 को गिरिडीह में खादी प्रदर्शनी लगाई गई। फिर बिहार के श्री कृष्ण सिंह के सभापतित्व में 12 अक्टूबर 1932 को हजारीबाग में केशव हॉल में सभा हुआ। तो प्रश्न बन सकता है कि केशव हॉल में किसके सभापतित्व में सभा हुआ था? तो श्री कृष्ण सिंह के। ये कहाँ के थे? बिहार के थे। बाद में जाकर ये मुख्यमंत्री बने बिहार के। 12 अक्टूबर को ये सभा हुआ था। पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सोनार सिंह खरवार और चंद्रिका प्रसाद वर्मा कर रहे थे। तो प्रश्न बन सकता है कि द्वितीय चरण में, या फिर ऐसे ही बन सकता है डायरेक्ट कि नमक सत्याग्रह का नेतृत्व पलामू में कौन कर रहे थे? तो सोनार सिंह खरवार और चंद्रिका प्रसाद वर्मा के द्वारा। उसके बाद शत्रुघ्न प्रसाद वकील कलकत्ता में नमक सत्याग्रह को कचहरी परिषद में क्या किया? नमक बांटकर कानून का उल्लंघन किया। तो शत्रुघ्न प्रसाद जो वकील थे ये, इन्होंने क्या किया? कलकत्ता में जो कचहरी था वहां पर जो नमक जो बनाया गया था उसको कचहरी में बांट दिया। बांट कर ये जो नमक कानून था उसका उल्लंघन किया गया। उसके बाद जमशेदपुर बात करें, जमशेदपुर में जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो नन्ही गोपाल मुखर्जी, इनके द्वारा ये आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था। 6 अगस्त 1930 को चक्रधरपुर में कांग्रेसियों ने हरिसर महतो, हरि सिंह, लाल बाबू के नेतृत्व में क्या किया? पेड़ काटे गया। पेड़ काटकर अपना विरोध जताया गया। तो प्रश्न ऐसा बन सकता है कि चक्रधरपुर में कौन कौन वृक्ष काटकर अपना जो विरोध जता रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान? तो हरिसर महतो, हरि सिंह, लाल बाबू के नेतृत्व में ऐसा हुआ था। कब? 6 अगस्त 1930 को।
आगे जाकर 25 मार्च 1931 को जमशेदपुर में, देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जमशेदपुर में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की जो फांसी होने वाली थी 23 मार्च 1931 के विरोध में हड़ताल रहा और शाम को आम सभा हुई जिसमें 600 लोगों ने भाग लिया। जो 23 मार्च 1931 को जो फांसी हुआ था उसमें उन्होंने 25 मार्च को विरोध कराया, हड़ताल हुआ, 600 लोगों ने भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान संथाल परगना क्षेत्र है वो भी एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। कुल मिलाकर कहे तो पूरी तरह झारखंड जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हर जगह हजारीबाग, रांची, जो संथाल परगना का क्षेत्र, सब जगह देखा गया। संथाल परगना में इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो महिलाओं में श्रीमती सैल बाला राय के नेतृत्व में संथाल परगना का क्षेत्र में नमक कानून चुनौती दिया जा रहा था, या नमक जो सत्याग्रह उसका नेतृत्व किया जा रहा था। किसके द्वारा? तो श्रीमती सैल बाला राय के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि संथाल परगना में वो कौन सी महिला थी जिन्होंने नमक जो सत्याग्रह है उनका नेतृत्व कर रही थी? तो श्रीमती सैल बाला राय। अब आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में जो बंद थे रामवृक्ष बेनीपुरी, वो वहीं से पत्रिका निकाला करते थे कैदी नाम का, ठीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा कैदी, और जो महामाया प्रसाद सिन्हा जो थे और भवानी दयाल सन्यासी, इनके द्वारा कारागार नामक जो हाथ से लिखकर पत्रिका निकाला गया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि रामवृक्ष बेनीपुरी ने हजारीबाग जेल से कौन सी पत्रिका निकाली थी? कैदी नामक। और महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी के द्वारा कौन सा पत्रिका निकाला गया था हजारीबाग जेल में बंद के दौरान? तो कारागार नामक। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम जो है उसका अगर अग्रणी जिलाओं में बात करें तो पलामू जिला जो है अग्रणी जिलाओं में जाना जाता है, जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन में वहां के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उसके बाद जब यह सूचना लोगों को पहुंची कि गांधी जी को बंदी बनाया गया है, तो डाल्टनगंज तथा गढ़वा में भी 8 मई 1930 को, ये पहले फेज की बात है, वहां पर हड़ताल हुई और 11 मई को लातेहार में पूर्ण रूप से हड़ताल हुआ। अब देखिए क्या है, कुछ लोगों ने भी सभा की इस आंदोलन के दौरान। रामवृक्ष मिश्र, महेश लाल, हजारी लाल साहब, बिफई राम, ज्योति चंद्र सरकार और हरिहर प्रसाद मुख्तार, ये सब ने 4 जनवरी 1932 को हमीदगंज, डाल्टनगंज में है हमीदगंज, वहां पर एक सभा की। और इस सभा में मुरारी पाठक, भान पांडे, विश्वनाथ चटर्जी, नवल किशोर पाठक, ये यूथ लीग था, उसमें शामिल हुए। तो हर लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। आगे आते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी हो रही थी, लोग हिंसा करने पर आ चुके थे, अंग्रेज भी पूरी तरह से हिंसा पर उतर आए थी, मारपीट चल रहा था। तो ये हिंसा की वजह से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पटना में बैठक बुलाया और औपचारिक रूप से वहाँ पर वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है उसका जो दूसरा फेज था उसको मई 1934 में वापस लिया। और अप्रैल 1934 में गांधी जी झारखंड आए थे और यहाँ पर झारखंड में 4 दिन रुके थे रांची में। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। इसी बीच एक हुआ था, एक हत्याकांड हुआ था, वो भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, सिमको हत्याकांड। बात है 1930 की बात है। एक गंगापुर नाम का क्षेत्र है जो उस समय झारखंड का छोटा नागपुर का ही भाग था। फिलहाल अभी उड़ीसा राज्य में मिल गया, उड़ीसा में चला गया। 1936 में जब उड़ीसा अलग हुआ तो ये उड़ीसा में चला गया। उस समय छोटा नागपुर का ही भाग था। वहाँ के आदिवासी थे निर्मल मुंडा के नेतृत्व में जो नया जो भू बंदोबस्त कानून बनाया गया था और मालगुजारी बढ़ाने की जो विरोध था वो कर रहे थे। कौन कर रहे थे? निर्मल मुंडा ये कर रहे थे। और उसी बीच जो है 15 अप्रैल 1939 में एक सभा बुलाया गया। सभा में बहुत सारे लोग शामिल हुए। सभा के दौरान क्या हुआ ना, इसी सभा के दौरान पुलिस ने गोली चला दी और जिस वजह से 65 आदिवासियों की मौत हो गई इस गोली की वजह से, इस गोली चलाने की वजह से। इसी हत्याकांड को अंग्रेजों के पुलिस के द्वारा 25 आदिवासियों की हत्या कर दी गई। इसी हत्याकांड को, क्योंकि ये जो जनसभा हुआ था कहाँ पर हुआ था? सिमको में हुआ था, इसलिए इस हत्याकांड का नाम पड़ा सिमको हत्याकांड। और इस हत्याकांड के बाद जो छोटा नागपुर का क्षेत्र था इसमें व्यापक प्रभाव पड़ा। बहुत सारे लोगों ने इसकी खूब निंदा की।
तो इसमें ध्यान रखना है वाली बात है कि सिमको हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, सिमको में हुआ था। कब ये सभा बुलाया गया था? 25 अप्रैल 1939 को बुलाया गया था। और यह नेतृत्व किस में हो रहा था? नीरज मुंडा के नेतृत्व में हो रहा था। शुरुआत कब हुआ था यह आंदोलन का? तो 1930 में हुआ था। कहाँ पर है ये? गंगापुत्र क्षेत्र का सिमको जगह। तो उस समय छोटा नागपुर में ही था, अभी उड़ीसा में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ा, झारखंड के संदर्भ में झारखंड में क्या स्थिति था और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होना चाहिए सविनय अवज्ञा आंदोलन से, उसको हम लोगों ने जाना। हम लोग अगले वीडियो में रामगढ़ अधिवेशन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन और झारखंड निर्माण आंदोलन को हम लोग देखेंगे। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में नीचे लिखकर बताओ, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको कोई फीडबैक या फिर कोई सजेशन देना है तो उसको भी कमेंट पे जरूर से जरूर लिखिए। साथ ही अगर कोई चाहते हैं कि कोई टॉपिक पे वीडियो में बनाऊं तो वो भी बताएं कमेंट सेक्शन। इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के इस आईडी से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, ट्विटर के इस आईडी से ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, और इस टेलीग्राम लिंक को फॉलो करके टेलीग्राम पे जरूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो के लिंक्स है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हो गया और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह, क्वेश्चन वगैरह डालता हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।